1980 से सन 2000 तक 20 साल तक इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस में लगभग 60% की गिरावट आई और इसी टाइम पीरियड में इंडिया में 1992 से लेकर के सन 2002 तक गोल्ड ने 0 रिटर्न दिए। लोग बस गोल्ड लेकर के बैठे रहे, लेकिन पिक्चर यही खत्म नहीं होती। लास्ट 5 सालों में गोल्ड ने लगभग 3.5 गुना रिटर्न दे दिया है। अब सवाल यह है कि यहां से गोल्ड का अगला मूव क्या होगा, तेजी या गिरावट। पिछले 5 साल के गोल्ड के मैसिव रिटर्न को देख करके हर कोई गोल्ड खरीदने की रेस में आ चुका है और जो नहीं खरीद पाए हैं वो ये सोच रहे हैं कि काश हमने गोल्ड ले लिया होता। और जो गोल्ड ले चुके हैं उनके मन में ये नया सवाल है कि अब इसे बेच दूं या फिर गोल्ड और भागेगा। यही कंफ्यूजन हर गोल्ड इन्वेस्टर के दिमाग में है और इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब समझेंगे। एंड टू फाइंड द आंसर हम गोल्ड के 3 की सेगमेंट एक्सप्लोर करने वाले हैं। एंड द नंबर 1 इज व्हाई गोल्ड इज रनिंग सो फास्ट एंड हु इज बाइंग इट। गोल्ड कौन बाय कर रहा है एंड उनके रोल को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। जब वर्ल्ड में इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हुए तो उस समय गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी थी जो वर्ल्ड के हर कोने में एक्सेप्ट की जाती थी, यानी कि उस समय की एक ऐसी यूनिवर्सल करेंसी जो हर जगह चलती थी। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी, गोल्ड को कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना रिस्की था, प्लस उसका डिवीजन करना भी कई बार मुश्किल हो जाता था। ऐसे में जब ट्रस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बने जैसे कि सेंट्रल बैंक्स, तब उन्होंने गोल्ड के अगेंस्ट करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दिया। लॉजिक बहुत सिंपल था, जितना सेंट्रल बैंक के पास गोल्ड होगा सेंट्रल बैंक उतनी करेंसी प्रिंट कर सकता है और करेंसी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ट्रेड करना, छोटे छोटे उसके टुकड़े करना बहुत ज्यादा आसान था। और ऐसे ही सेंट्रल बैंक्स स्ट्रांग होने लगे। जिस कंट्री के पास जितना गोल्ड वो उतनी मनी प्रिंट कर सकता था। बट ये गोल्ड बहुत सारी कंट्रीज के बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड था। हर कंट्री का सेंट्रल बैंक अपने पास गोल्ड रिजर्व रखना चाहता था सो दैट दे कैन प्रिंट द मनी एंड कंट्रोल द ट्रेड। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 के दौरान यूरोपियंस ने अपना बहुत सारा गोल्ड अमेरिका को सेल किया टू गेट द सप्लाईज एंड द वेपन। और इसी पूरे प्रोसेस में अमेरिका के पास गोल्ड का रिजर्व बढ़ने लगा। वर्ल्ड वॉर के बाद एक तरफ जहां यूरोपियंस एंड अदर कंट्रीज कमजोर हो चुके थे, वहीं दूसरी तरफ उनका ट्रस्ट एक दूसरे पे पूरी तरीके से बिखर चुका था। ऐसे में उनकी खुद की लोकल करेंसीज में ट्रेड करना उनके लिए ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से मुश्किल था। इसलिए धीरे धीरे सबने डॉलर को ही मेजर ट्रेड करेंसी बना लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे गोल्ड स्टैंडर्ड का सिस्टम था कि अपने पास जितने डॉलर हैं आप उसको ला करके सेंट्रल बैंक के पास एक्सचेंज कर सकते हैं गोल्ड के अगेंस्ट। यही वजह थी कि कई सारी कंट्रीज ने डॉलर को भी अपने रिजर्व में रखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि जब चाहे इस डॉलर को दे करके गोल्ड ले सकते हैं। अभी थोड़ी देर में इस वीडियो में आपको मालूम पड़ जाएगा कि गोल्ड इतना तेज क्यों भाग रहा है। तो 1973 में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। यूएस के अंदर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहां के प्रेसिडेंट निक्सन ने अनाउंस कर दिया कि डॉलर और गोल्ड का लिंक अब तोड़ दिया जाएगा। यानी अब डॉलर दे करके आपको गोल्ड जो वो प्रॉमिस किया गया था वो नहीं मिलने वाला है। और हिस्ट्री में इसे निक्सन शॉक नाम से भी जाना जा सकता है। और यहीं से डॉलर एक फिएट करेंसी बन गया, यानी कि एक ट्रस्ट बेस्ड करेंसी। मतलब बस अब ये गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है कि हम आपको $100 की वैल्यू प्रोवाइड करें। जैसा कि आपने इंडियन रुपीस पे भी लिखा हुआ देखा होगा कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूं। दैट्स इट। इसके पीछे कोई बैकअप नहीं है और इसे ही फिएट करेंसी कहते हैं। और 1973 में इसकी शुरुआत हो गई। एंड रिमेंबर दिस, जब तक डॉलर को कन्वर्ट किया जा सकता था गोल्ड में, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के हिसाब से, तब तक गोल्ड एंड डॉलर एंड करेंसी सब इक्वल तरह के करेंसी माने जाते थे। लेकिन 1973 में ये पूरी तरीके से पलट गया। अब डॉलर सिर्फ एक फिएट करेंसी बन के रह गया और ये सबके लिए एक अलर्ट साइन था कि हमारा रखा हुआ रिजर्व, उसके बदले क्या हमें गोल्ड मिलेगा? आंसर था नहीं। और इस इवेंट की वजह से यूएस के पास जो रखा हुआ रिजर्व गोल्ड था वो उनके पास ही रह गया। और आज भी यूएस के पास सबसे ज्यादा गोल्ड का रिजर्व है, लगभग 8,800 मीट्रिक टन, जो कि हाईएस्ट है किसी भी कंट्री के अगेंस्ट। लेकिन निक्सन शॉक के बाद भी डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी बनी रही, लेकिन अब डॉलर बस एक ट्रस्ट बेस्ड करेंसी है। इसके बदले गोल्ड तो छोड़िए, कोई एक टेंजिबल एसेट भी नहीं है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि लेकिन इससे गोल्ड के रनअप का क्या लेना देना? सोचिए जरा, अगर वर्ल्ड में कोई वॉर हो जाए एंड कंट्रीज के बीच में एक दूसरे का
ट्रस्ट बिगड़ने लगे, खास करके अगर यूएस पे ट्रस्ट हिलने लगे, तो लोगों के डॉलर रिजर्व का क्या होगा? वो तो किसी काम के नहीं रहेगी, क्योंकि डॉलर सिर्फ एक फिएट करेंसी है, उसके बदले आपको कुछ मिलेगा नहीं। लोगों ने बस ये मान रखा है कि यस, ये 500 रुपीज है। देने वाले को ये बिलीफ है कि ये 500 रुपीज है, लेने वाले को ये बिलीफ है कि ये 500 रुपीज है। बट कल को किसी वजह से ट्रंप कुछ और अनाउंस कर दें या फिर वहां की इकोनॉमी गड़बड़ हो जाए, तो उस डॉलर की क्या वैल्यू रह जाएगी? और ये अनसर्टेनिटी आज के वर्ल्ड में नजर आ रही है। एक तरफ जहां इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। यूएस पॉलिटिक्स में ट्रंप कभी कौन सी स्टेटमेंट दे दे, किसी को भी नहीं मालूम। एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी लगातार बनी हुई है। एंड ऊपर से चाइना ओपनली वर्ल्ड ऑर्डर में अपना रोल बड़ा बनाना चाहता है। और इन्हीं सब के बीच डेवलपिंग कंट्रीज को एक बहुत बड़ी लर्निंग मिली जब 2022 में वेस्टर्न सैंक्शन ने रशिया के ऑफिशियल फॉरेन रिजर्व का आधा हिस्सा फ्रीज कर दिया। तब दुनिया को समझ में आया कि डॉलर पर पूरा ट्रस्ट करना बहुत रिस्की हो सकता है। और डॉलर को फ्रीज किया जा सकता है, लेकिन गोल्ड को कोई फ्रीज नहीं कर सकता। और इसी वजह से आज दुनिया के बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स एग्रेसिवली गोल्ड को खरीद रहे हैं, क्योंकि एक बात सबको क्लियर हो गई है, अगर डॉलर की क्रेडिबिलिटी हिलती है तो सिर्फ गोल्ड ही ऐसा एसेट है जो अपनी वैल्यू बना करके रख सकता है। और अगर आप सेंट्रल बैंक्स के लास्ट 14 इयर्स के गोल्ड बाइंग पैटर्न को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 2010 से 2021 तक, यानी कि कोविड आने के बावजूद भी रिजर्व बैंक्स ने 300 से 400 टन तक ही गोल्ड बाइंग की। लेकिन रशिया एंड यूक्रेन के वॉर के बाद 2022, 23, 24 लगातार 3 साल से सेंट्रल बैंक्स ने 1000 टन के ऊपर गोल्ड की बाइंग की है। यानी कि ये जो गोल्ड की रैली आ रही है, इसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन है सेंट्रल बैंक्स का गोल्ड बाय करना। एंड ये रही वो कंट्रीज एंड सेंट्रल बैंक्स जिन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड बाइंग की है। इसमें से सबसे टॉप पे है पोलैंड, जिनका अब टारगेट हो चुका है कि हम अपने टोटल रिजर्व का 30% गोल्ड में चाहते हैं। वहीं टर्की ने, इंडिया ने भी अपने गोल्ड रिजर्व को तेजी से बढ़ाया है। इसमें चाइना एंड बाकी कंट्रीज भी पीछे नहीं है। डेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सिर्फ सेंट्रल बैंक्स ही गोल्ड को बाय करके तेजी से उसके प्राइस को बढ़ा रहे हैं? तो इसका जरा डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि वर्ल्ड में जो खपत है गोल्ड की वो कहां-कहां होती है। अगर आप पुराना डेटा देखेंगे 2016, 17, 18, 19, तो आपको समझ में आएगा ज्वेलरी की खपत जो है वो सबसे ज्यादा हुआ करते थे। यानी जो टोटल गोल्ड का कंजम्पशन था उसमें से 50% से ज्यादा ज्वेलरी में जाता था। एंड 15-16% ही लगभग रिजर्व बैंक के पास एंड बाकी सब इंडस्ट्री यूज में आता था। लेकिन 2021, 22, 23, 24 में अगर आप डेटा को जरा ध्यान से देखेंगे तो जो कंजम्पशन है ज्वेलरी का वो घट गया है टोटल रेशियो में, यानी लगभग 40% ही कंजम्पशन रहा है ज्वेलरी का। लेकिन सेंट्रल बैंक्स ने अपना जो स्टेक है वो बढ़ा दिया है। नाउ दे आर बाइंग लगभग 22 to 25% ऑफ द टोटल गोल्ड, यानी दे आर द मेन एंड स्ट्रॉन्ग रीजन जिसकी वजह से गोल्ड तेजी से ऊपर आ रहा है। एंड इसी के साथ आपको वीडियो का सेकंड सेगमेंट भी समझ में आ गया होगा कि कौन बाय कर रहा है एंड क्यों बाय किया जा रहा है गोल्ड। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, क्या ये कंटिन्यूअसली इसको बाय करते जाएंगे? आंसर छिपा है दुनिया की अनसर्टेनिटी में। दुनिया जितनी ज्यादा अनसर्टन होती जाएगी, वॉर जितने ज्यादा होते जाएंगे, सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व को तेजी से बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज यूएस, जर्मनी जैसे डेवलप कंट्रीज अपने टोटल रिजर्व का 77% गोल्ड रखते हैं। वहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका जो रेशियो है वो लगभग 10 to 20% के ही रेंज में है। पोलैंड ने ये टारगेट लिया है कि हम अपने टोटल रिजर्व का 30% तक गोल्ड में रखना चाहते हैं। चाइना वहां अलग से बाय कर रहा है। इंडिया भी अपने गोल्ड रिजर्व को धीरे धीरे बढ़ा रहा है, बट हमारा टोटल गोल्ड रिजर्व सिर्फ 13% ही है। अब ये जो दुनिया की अनसर्टेनिटी है, फिलहाल इसको स्टॉप होने का या रुकने का फिलहाल कोई संकेत तो नहीं मिल रहा है। ऐसे में ये क्लियरली देखा जा सकता है कि सेंट्रल बैंक जरूर ट्राई करेंगे अपने रिजर्व को ऊपर करने का। एंड ये डर सबको आ चुका है कि अगर कल को यूएस की इकोनॉमी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है या डॉलर से लोगों का ट्रस्ट हिलता है तो उनका रिजर्व वेस्ट भी जा सकता है। ऐसे में डेफिनेटली वो ट्राई करेंगे कि अपने रिजर्व को बढ़ाएं। तो एक चीज हमेशा याद रखो, दुनिया में जब जब अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तब गोल्ड के प्राइसेस जरूर ऊपर आएंगे, क्योंकि ये एक रिजर्व करेंसी के तौर पे देखा जाता है। फिलहाल तो ये वॉर का रुकना या फिर दुनिया में कोई भी
प्यार मोहब्बत बढ़ना ये दिखाई नहीं दे रहा है, खास करके जियोपॉलिटिक्स में तो ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में क्लियरली कहा जा सकता है कि हो सकता है ये कंट्रीज अपने गोल्ड के रिजर्व को और बढ़ाएं। खास करके अगर मैं आपको एक डेटा दिखाऊं, पोलैंड का जो टोटल रिजर्व है वो लगभग 20% है गोल्ड के फॉर्मेट में उनके टोटल रिजर्व का, और उनका टारगेट है कि उन्हें इसे 30% तक ले जाना है। यानी कि पोलैंड अभी क्लियरली और गोल्ड बाय करेगा, ऐसे संकेत हैं। और वैसे भी लेट्स से दुनिया में एकदम पूरी शांति आ गई, उसके बावजूद भी पहले भी जब नॉर्मल सब कुछ था 2010 से 2018 के बीच में सेंट्रल बैंक्स 300-400 टन तो बाय कर ही रहे थे। ऐसा नहीं होगा कि कल को अचानक से वॉर रुक जाए और सबको तुरंत ट्रस्ट आ जाए कि ओके अब हमें गोल्ड की जरूरत नहीं एंड दे विल स्टार्ट सेलिंग। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि होने वाला है। ऐसे में ये जरूर हो सकता है कि अगर ट्रस्ट कंट्रीज के बीच में बढ़े तो सेंट्रल बैंक्स जो गोल्ड बाइंग की स्पीड है उसको स्लो डाउन कर दे। ऐसे में गोल्ड की प्राइस में हो सकता है गिरावट तो ना हो, लेकिन इतनी जो रफ्तार है उसमें जरूर कट डाउन आ सकता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि क्या गोल्ड कभी 50% भी गिर सकता है? क्योंकि बीच बीच में ऐसे बहुत सारे रूमर्स आते रहते हैं कि गोल्ड अब बहुत भाग गया, अब लगता है 50% ये गिर जाएगा। इसका आंसर है बिल्कुल गिर सकता है, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा हो चुका है। 1980 से सन 2000 तक इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड लगभग 60% तक फॉल हुआ था। वहीं इंडिया के मार्केट में अगर आप देखोगे 1992 से सन 2000 तक गोल्ड ने जीरो रिटर्न दिया। पूरे 10 साल लोगों के जीरो रिटर्न बने। खास करके जब इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करती है, कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट होता है, तो ऐसे में लोग गोल्ड में पैसा लगाने के बजाय, क्योंकि गोल्ड को आप सिर्फ स्टोर कर सकते हो, उसको किसी तरीके से यूज नहीं कर सकते हो, ऐसे में लोग इकोनॉमी में पैसा लगाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, रियल स्टेट में पैसा लगाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तब जो है गोल्ड से पैसा मूव होकर के इन दूसरे एसेट्स में जाता है। तो ऐसी कोई इकोनॉमिक ग्रोथ की मैसिव सिचुएशन आती है तो ही गोल्ड में इस तरह का करेक्शन आएगा। अब चूंकि लास्ट 5 सालों में गोल्ड ने 3.7 टाइम्स रिटर्न दिया है, इसलिए अब ये लोगों की रडार पे आ गया है कि इसको और खरीद लेते हैं और खरीद लेते हैं। इस पूरे एजुकेशन से आपको ये तो जरूर समझ में आ गया होगा कि गोल्ड एक साइक्लिक नेचर में चलने वाला मेटल है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड हमेशा ही भागता रहेगा और ऐसा नहीं है कि गोल्ड हमेशा ही गिरता रहेगा, अनटिल एंड अनलेस कोई गोल्ड का अल्टरनेटिव ढूंढ ले। यानी माइनिंग की बजाय गोल्ड अगर लैब में बनाए जाने लगे, जैसे लैब में जब डायमंड बनने लगे तो जो रियल डायमंड के प्राइसेस थे वो तेजी से गिरे, यानी कि लैब ग्रोन डायमंड्स ने डायमंड्स के क्रेज को कम किया। अगर कोई ऐसा कर पाता है, दुनिया में कुछ इस तरह की इन्वेंशन लाता है कि गोल्ड को भी बनाया जा सकता है लैब में, तब जो है गोल्ड के प्राइसेस तेजी से नीचे आ सकते हैं, या फिर गोल्ड का कुछ अल्टरनेटिव है। जैसे बहुत सारे लोग बिटकॉइन को भी गोल्ड का अल्टरनेटिव मानते हैं। उसकी माइनिंग भी बहुत सारी कंट्रीज और सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू स्टोर सम वैल्यू इन बिटकॉइन फॉर्मेट। और कोई मुझे रीजन नहीं दिखता गोल्ड के प्राइसेस को तेजी से नीचे लाने का। अब एक और बहुत बेसिक्स और मासूम सा क्वेश्चन है, तो ऐसे टाइम पे क्या करें, गोल्ड खरीदे या ना खरीदे? तो इसका आंसर 2 चीजों में छुपा हुआ है। नंबर 1, आपकी एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी क्या है। अगर आपकी एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी ये है कि मैं अपने टोटल एसेट का 10% हमेशा मेटल रखना चाहता हूं, चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, तब आप उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से सोच सकते हो। मान लो ऑलरेडी आपका गोल्ड 10 से 12% हो चुका है आपके टोटल एसेट का, तब आप अपनी गोल्ड बाइंग की स्पीड को घटा सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे टोटल एसेट का 20% मेटल होना चाहिए, 30% मेटल होना चाहिए, जैसे एग्जांपल के लिए पोलैंड के सेंट्रल बैंक का आप एग्जांपल लो, उनका ये टारगेट नहीं है कि गोल्ड कितना भागेगा कितना नहीं भागेगा, उनका ये टारगेट है कि हमें अपने टोटल एसेट का 30% रिजर्व जो है वो गोल्ड में रखना है। ऐसे ही हर सेंट्रल बैंक का एक एसेट एलोकेशन का टारगेट होता है। तो जब तक आप अपना एसेट एलोकेशन फिक्स नहीं करोगे, हमेशा ये कंफ्यूजन आएगी कि सेल कर दूं कि बाय कर दूं। इससे बचना है तो एसेट एलोकेशन को फॉलो करो। सबसे पहले आप अपना एक डिसीजन लो कि मेरे टोटल जितने भी इन्वेस्टमेंट है उसमें से मेरा कितना गोल्ड होना चाहिए। अगर ऑलरेडी आप वहां पे पहुंच गए हो तो आप गोल्ड बाइंग को स्लो डाउन कर सकते हो, लेकिन अगर आप वहां नहीं पहुंचे हो तो आप धीरे धीरे गोल्ड को एक्यूमुलेट करना जारी रख सकते हो। एंड दूसरा तरीका है डिसीजन लेने का, GSR रेशियो, यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो। ये बहुत ही मैजिकल फॉर्मूला है जिससे आपको हमेशा समझ में आएगा कि मैं गोल्ड खरीदूं या सिल्वर खरीदूं, कौन सा खरीदने में मुझे सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। तो 1 ग्राम गोल्ड का प्राइस लीजिए एंड 1 ग्राम सिल्वर का प्राइस लीजिए, दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। अगर ये नंबर 80 के ऊपर आता है तो इसका मतलब है कि गोल्ड महंगा हो चुका है एंड सिल्वर में अभी बहुत दम है, तो आप सिल्वर को बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 ग्राम गोल्ड के प्राइस को 1 ग्राम सिल्वर के प्राइस से डिवाइड करते हो, नंबर 50 से 60 की रेंज में आता है, लेट्स से 50 आता है, तो आप ये समझ सकते हो कि सिल्वर महंगा हो चुका है
लेकिन गोल्ड में अभी भी दम है, इसमें भागना अभी भी पेंडिंग है, तब आप गोल्ड बाइंग कर सकते हो। लेट मी गिव यू दिस एग्जांपल। जैसे 2011 में ये गोल्ड एंड सिल्वर का रेशियो आ गया था 36, यानी 50 के नीचे, तो ऐसे केस में गोल्ड यानी कि बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया। और वहाँ से अगले 3 साल के लिए जिसने भी गोल्ड में इन्वेस्ट किया, आप देख सकते हो कि गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया, जबकि सिल्वर ने नेगेटिव रिटर्न दिया। वहीं 2020 तक गोल्ड एंड सिल्वर का जो रेशियो है वो 100 के ऊपर निकल गया, यानी कि सिल्वर सस्ता हो गया एंड गोल्ड कंपैरेटिवली महंगा हो गया। तो 2020 से अगले 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हो कि सिल्वर ने बहुत क्लियरली आउट परफॉर्म किया एंड गोल्ड ने लोअर रिटर्न बनाए। और अभी 2024 में ये रेशियो 88 के ऊपर था और 2024 से अभी तक अगर आप देखोगे तो गोल्ड ने सिर्फ 70% रिटर्न दिया है, लेकिन सिल्वर ने 92% का रिटर्न दिया। और आज भी ये रेशियो लगभग 80 के आसपास है, तो हाई चांस है कि आने वाले टाइम में सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकता है। गोल्ड एंड सिल्वर का जो एवरेज रेशियो है वो 80 टाइम्स पे मेंटेन्ड है, बट एक पॉइंट ऐसा जरूर आना चाहिए फ्यूचर में जहां पे गोल्ड किसी पॉइंट पे रुकेगा एंड सिल्वर जो है वो तेजी से ऊपर आएगा एंड तब ये रेशियो एवरेज आउट होगा 50-60 के आसपास। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय।